स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। मैं दरवेश कासोटिया फिर से लेके आ गया हूँ साइंस की क्लास। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण की बात कर ली थी। तो एक बार मैं उसको हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, तो आगे अब चलते हैं अपन। हल्का सा एक बार मैं रिविजन कर देता हूँ। अवतल दर्पण मैंने क्या बताया था, उत्तल दर्पण क्या बताया था। तो अवतल दर्पण क्या बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और क्या बोलते हैं इसे, अभिसारी दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो इसे बताया था मैंने कॉन्वेक्स मिरर, और इसे बताया था अपसारी दर्पण। अब आगे बात की जाए तो इसको समझाऊं तो मैंने क्या बताया था, किसी गोले का कटा हुआ भाग लिया था और उसके बाहर की तरफ पॉलिश की थी। और इसकी बात की जाए तो मैंने इसमें अंदर की तरफ पॉलिश की थी। तो मैंने अवतल दर्पण क्या बताया था, यदि किसी गोली दर्पण के अंदर की तरफ तो क्या हो, इसको क्या बोला था मैंने, परावर्तक पृष्ठ, यानी अंदर की तरफ तो क्या हो, परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें क्या होती थी, किरणें आती थी, आने के बाद किसी एक पॉइंट पे आगे इकट्ठी होती थी। अगर मैं इसको ट्रेस कर दूं तो किसी एक पॉइंट पे क्या होती थी, इकट्ठी। तो इस पॉइंट को इसकी बात करूं तो मैं यहाँ से इस पे क्या होता था, फैलती थी प्रकाश किरणें। तो यही तो था अपना क्या, अवतल दर्पण, और ये क्या था, उत्तल दर्पण। अब आगे बात की जाए तो इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं भी है। यानी अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा, गणनाएं करूंगा, तो गणनाएं कैसे करूंगा, किसी को सापेक्ष मान के तो करना पड़ेगा मुझे गणना, यानी किसी पॉइंट को सापेक्ष मान कर मैं क्या करूंगा, गणना करूंगा। तो अब वो पॉइंट यानी वो परिभाषाएं भी मुझे लेनी पड़ेगी इसमें। तो आगे बात की जाए इसमें, तो आगे मैं बात करता हूँ दर्पण से रिलेटेड परिभाषा। यानी मैं बात करूं तो क्या लिखूं, हेडिंग, दर्पण से संबंधित परिभाषा। अब ये दोनों किसके लिए होंगी, ये जो परिभाषा होंगी वो उत्तल के लिए भी होंगी, यानी उत्तल दर्पण के लिए भी होंगी, व अवतल दर्पण के लिए भी होंगी। यानी दोनों दर्पण के लिए मैं जो परिभाषा बात बताऊंगा वो दोनों के लिए होंगी। तो देखो सबसे पहले अगर डायग्राम बनाऊं मैं, ये कौन सा डायग्राम, यानी कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये कौन सा है, अवतल। और यहां मैं बात करूं तो ये कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। यानी उत्तल में क्या करते थे, अंदर पॉलिश कर रहे थे, और अवतल में बाहर की तरफ पॉलिश कर रहे थे। तो ये मेरा कौन सा दर्पण है, उत्तल। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं किसी गोले का कटा हुआ भाग मानता हूँ, और इसको भी किसी गोले का कटा हुआ भाग मानता हूँ, एक गोला माना, तो इस गोले का कोई केंद्र तो होगा, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वक्रता केंद्र। उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी जिस गोले का मैंने कटा हुआ भाग माना है दर्पण, उसी का केंद्र उस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। आया समझ में। यानी अगर मैं अवतल व उत्तल दर्पण दोनों की बात करूं तो जिस गोले से मैंने इसको काटा है उसका ही केंद्र उस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूं उत्तल दर्पण में, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यानी सी कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो यानी अवतल दर्पण के लिए किधर होता है वक्रता केंद्र, बाईं ओर, किधर, बाईं ओर। वह उत्तल दर्पण के लिए किधर होता है, हमेशा दाईं ओर। आया समझ में ये बात। तो अब देखो इसकी परिभाषा लिखो, तो परिभाषा कैसे लिखूंगा मैं, यानी पहला पॉइंट क्या हो गया मेरा, वक्रता केंद्र। तो पहली परिभाषा क्या होगी मेरी, वक्रता केंद्र की। अब मैं वक्रता केंद्र की परिभाषा लिख दूं, देखो यानी मैं लिख सकता हूं दर्पण यानी वक्रता केंद्र की परिभाषा। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, हम लोग किससे बनाते हैं, सी से। यानी जब कोई प्रकाश किरण गोले के, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं वक्रता केंद्र को, कैसे लिख सकता हूं, किसी गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है।
यानी मैंने क्या करा, ये गोला लिया, इससे यहां से अगर मैंने कोई दर्पण काटा तो मैं इसको काट दूं तो इसका कोई सेंटर होगा, वही क्या होगा, इस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। वही क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अब सेकंड परिभाषा समझे, तो सेकंड परिभाषा समझने के लिए हेडिंग डालते हैं, पहला वक्रता केंद्र हो गया। अब सेकंड की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मुख्य अक्ष की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मुख्य अक्ष की। ये तो मेरा कौन सा था, अवतल दर्पण, और ये मेरा उत्तल दर्पण। देखो मुख्य अक्ष की बात की जाए तो मुख्य अक्ष क्या होगी, ऐसी किरण जो कहां से गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर पास जाए। इसको मैं सी मान लूं, और इसके लिए सी किधर होता है, इधर। तो ऐसी प्रकाश किरण जो कहां से जाए, मुख्य अक्ष तो जाए, यानी वक्रता केंद्र से तो जाए दर्पण के कहां से जाए, बिल्कुल सेंटर से। यानी मैं बोल सकता हूं ऐसी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के मध्य से गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आया समझ में? यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के मध्य से, यानी दर्पण के मध्य से गुजरे, उसे क्या बोलेंगे अपन, मुख्य अक्ष। उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो यानी वो उत्तल के लिए भी सेम होगी, और ओके अवतल के लिए भी सेम होगी, और उत्तल के लिए भी सेम होगी। आया समझ में? यानी दोनों के लिए सेम होगी। अब आगे बात की जाए मुख्य अक्ष, समझ में आया मुख्य अक्ष क्या होगी, यानी ऐसी प्रकाश किरण जो कहां से गुजरे, वक्रता केंद्र से तो गुजरे, पर वो कहां से जानी चाहिए, दर्पण के मध्य से गुजरनी चाहिए। देखो यहां से प्रकाश किरण आई, मध्य से तो गुजरी, और कहां से गुजरी, साथ में सी, यानी वक्रता केंद्र से भी गुजरी। तो समझ में आया मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं, यानी ऐसी प्रकाश किरण जो कहां से गुजरे, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के मध्य से गुजरे, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब मैं बात करूं तीसरा पॉइंट, ध्रुव, या इसको बोलते हैं अपन प्रकाशिक केंद्र। तो अब मैं इसको समझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा क्या था, अवतल दर्पण, और ये मेरा उत्तल दर्पण। अब देखो बात की जाए इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की, तो यहाँ मैंने क्या माना था, ये मेरी मुख्य अक्ष जारी है, तो यहाँ मैंने सी माना, इसके लिए मुख्य अक्ष जारी, यहाँ मैंने सी माना। देखो सी माना तो प्रकाश केंद्र, यानी प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, ये ध्रुव क्या होगा, जब मुख्य अक्ष कहां से गुजरे, मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से गुजरती है, ये दर्पण है, जिस मध्य बिंदु से गुजरी उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। यानी मुख्य अक्ष दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरती है, और जिस मध्य बिंदु से गुजरती है उसे क्या बोलेंगे, उस दर्पण का मुख्य प्रकाशित केंद्र। ऐसे इसकी बात कीजिए तो ये कहां से गुजर रही है, इस मुख्य बिंदु से गुजर रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, ध्रुव। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। तो आया समझ में, ध्रुव क्या हो गया, यानी ध्रुव क्या हो गया, मुख्य अक्ष दर्पण के जिस मध्य बिंदु से गुजरती है उस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव। अवतल उत्तल दोनों के लिए सेम होगा। तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखो बात की जाए, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखने चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहूं मैं तो इसकी परिभाषा कैसे लिखूंगा मैं, प्रकाशिक केंद्र, यानी मैं बोल सकता हूं ध्रुव की परिभाषा लिखूं, मैं लिख सकता हूं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित, यानी मैं बोल सकता हूं परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से, यानी मैं बोल सकता हूं परावर्तक पृष्ठ के मध्य वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष गुजरती है, उसे क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। यानी मैं डायग्राम बनाऊं एक बार दोबारा, तो मैं दोबारा समझा देता हूं। ये मुख्य अक्ष जहां, अगर मान लो यहां से गुजरी ना, मुख्य अक्ष तो हमेशा कहां से गुजरती है, सी से वह
मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु यानी ये मेरे लिए क्या हो गया, इनसाइड वाला, ये क्या हो गया मेरा परावर्तक पृष्ठ, इसको मैंने क्या माना परावर्तक पृष्ठ, तो इस बिंदु से तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। अब इसकी बात की जाए तो ये उत्तल दर्पण यहां से गुजरा, मुख्य अक्ष कहां से गुजरी, यहां से, तो ये क्या हो गया, ध्रुव। तो आया समझ में, ध्रुव किसे बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष क्या गुजरे, मुख्य अक्ष गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब आगे बात की जाए इसमें, तो अब हेडिंग डालो फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, इसे कैपिटल एफ किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। अब इसको समझाने के लिए यहाँ देखो डायग्राम, ये मेरा अवतल, ये मेरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो ये मेरी क्या थी, मुख्य अक्ष, और ये मेरी मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे मैंने माना ध्रुव, ठीक है, ये मैंने माना ध्रुव, ठीक है। यहाँ मैंने माना था सी, और यहाँ मैंने क्या माना था, सी, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण की बात की है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है, आने के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, हमेशा फोकस बिंदु। यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आने के बाद अवतल में तो क्या होती है, हमेशा इकट्ठा होती है, अवतल में किरणें क्या होती है, हमेशा इकट्ठा, यानी एक पॉइंट पर आके मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर है। यानी समांतर रेखा क्या होती है, अगर मैं दो रेखाएं बनाऊं तो समांतर रेखा कैसी होगी, अगर इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है, अगर मैं इस जगह से अगर डायरेक्ट इनकी डिस्टेंस लूं तो ये डी आनी चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या आनी चाहिए, डी। अगर मैं इनको आगे भी बढ़ाऊं तो भी इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, हमेशा डी। यानी समांतर किरणें क्या होगी, जब दो किरणों की डिस्टेंस कहीं पे भी जाके क्या हो, एक तो वो मिलनी नहीं चाहिए, आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तथा उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या कैसी होनी चाहिए, समान। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो भी यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी में डिस्टेंस लूं तो वो हमेशा क्या आनी चाहिए, डी। यानी मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ 5 और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए मान 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो ऐसी किरणें जो आगे जाके कभी भी अपना आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तथा बीच की डिस्टेंस हमेशा यानी बीच की दूरी हमेशा क्या रहे उनमें समान रहे, तो उसे बोलते हैं समांतर किरणें। तो देखो ये समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा जिस पॉइंट से मिलती, जिस पॉइंट पे मिलती है मुख्य अक्ष, उसे क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। यानी मैं बोल सकता हूँ अगर मान लो कोई किरण आई है, ये भी कहाँ से जाएगी, इस बिंदु पे जाएगी, इस पॉइंट पे आएगी, तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, फोकस बिंदु। अगर यहाँ से बात की जाए तो देखो यहाँ से समांतर किरणें आएंगी, उत्तल दर्पण में आने के बाद फैलेंगी, तो इसको मैं एक बार निपटा रहा हूँ, समांतर किरणें आने के बाद फैलेंगी, समांतर किरणें आने के बाद फैलेंगी, समांतर किरणें आने के बाद फैलेंगी। तो अब मुझे प्रतिबिंब तो चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे डेट डेस करके, इसको भी आगे बढ़ाऊंगा डेट डेस करके, इसको भी आगे बढ़ाऊंगा डेट डेस करके, और इसको भी आगे बढ़ाऊंगा डेट डेस करके। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, एफ। तो ये क्या हो गया मेरा फोकस बिंदु, इसे क्या बोल दिया हम लोगों ने, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या हो गया, जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे आगे मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। अब इसमें तो रियल में मिलती है, और इसमें उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है। तो आया समझ में, तो मैं परिभाषा लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ फोकस बिंदु की, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर इकट्ठी होती है उसे फोकस बिंदु
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब अवतल में तो हमेशा कैसी होती है, अगर अवतल की बात की जाए तो अवतल में तो रियल में मिल रही है, नहीं वास्तव में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। अगर उत्तल की बात की जाए तो इसमें अपने को प्रतीत होती है, यानी अपन खुद मिलाते तो वो क्या हो गया, एक तरह से प्रतीत होती है। आया समझ में। यानी मैं फोकस बिंदु की बात करूं तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात अवतल में जिस बिंदु पर इकट्ठी होती है, आने के बाद यानी मिलती है, उसे तो बोलते हैं अपन फोकस बिंदु, और इसमें प्रतीत होती है। तो इतना आया समझ में, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं फोकस बिंदु का एक और नियम बताऊं आपको इसमें, तो यहाँ पे देखो फोकस बिंदु, अगर मान लो मैंने डायग्राम अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे इसको माना मैंने प्रकाश किरण समांतर आने के बाद टकराई, ये भी आने के बाद टकराई, तो ये तो मेरा एफ हो गया और ये मेरा सी। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूं, अगर ये डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 लूंगा तो ये पूरी डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 20। यानी मैं बोल सकता हूँ फोकस बिंदु बराबर वक्रता केंद्र बिंदु कहाँ मिलेगा अपन को, वक्रता केंद्र कहाँ मिलेगा, हमेशा फोकस का 2 गुना, यानी फोकस, यानी मैं बोल सकता हूँ फोकस का कितना गुना है, वक्रता केंद्र 2 गुना। अगर फोकस बिंदु यहाँ है, फोकस बिंदु अगर 20 की दूरी पे, तो वक्रता केंद्र कितने की दूरी पे होगा, 40 की दूरी पे। कहां से, ध्रुव से। आया समझ में। तो ये तो मेरा क्या होगा, फोकस बिंदु से रिलेटेड सारे पॉइंट। अब आगे देखो, आगे बात की जाए तो मैं लिख सकता हूँ वक्रता त्रिज्या। आगे पे बात की जाए तो मैं क्या बोल, वक्रता त्रिज्या की बात कर सकता हूँ मैं। तो अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। अगर आगे बात की जाए तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ वक्रता त्रिज्या की, तो समझिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ अपने भाई, हम लोगों के पास स्पेस भी हो जाएगा थोड़ा लिखने के लिए, ठीक है। तो अब बात की जाए नेक्स्ट हेडिंग की, तो वक्रता त्रिज्या, यानी इसे हम डिनोट करते हैं आर से, इससे आर से। तो देखो वक्रता त्रिज्या कैसे तो समझेंगे, ये मेरा अवतल दर्पण और ये वाला उत्तल दर्पण। अब यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, ये मेरी मुख्य अक्ष, यहाँ पे मैंने माना ध्रुव बताया था, ये ध्रुव, यहाँ पे माना F और यहाँ पे माना मैंने C। ऐसे ही मैं अगर सपोज करूँ, इसको रहने देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मेरा F और यहाँ पे मैंने माना C, ठीक है। अब देखो पहले मैं बात करता हूँ वक्रता त्रिज्या की। तो देखो वक्रता त्रिज्या होता क्या है, अगर मान लो मैं इसको क्या मानूं, गोला मान लूं, तो ये क्या होता था, इस गोले का केंद्र, और केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, हमेशा r। देखो अगर ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, अगर गोले को देखो तो परिधि पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, परिधि पे। और ये केंद्र, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, r ही तो होती है। तो यही मेरी क्या हो जाएगी, इस दर्पण के लिए क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो आया समझ में। अगर इसकी बात करी, इस उत्तल दर्पण की बात करूं मैं, तो इसको मैं गोले का कटा हुआ भाग मान सकता हूँ। ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र। तो परिधि से अगर गोले में देखूं तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा r। तो इसके लिए r क्या हो जाएगी, यानी इस ध्रुव से चला और यहाँ से यूं गया c तक गया, तो ये क्या हो गई इसके लिए r। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, वक्रता त्रिज्या। तो आया समझ में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूं, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखूं मैं, तो देखो क्या बोल सकता हूं मैं, ध्रुव से, यानी बोल सकता हूं दर्पण में, या तो दर्पण लिख देता हूं, दर्पण में ध्रुव से, या मैं बोल सकता हूँ गोली दर्पण में। गोली दर्पण जरूरी लिखना है आगे, इसको दोबारा मिटा देता हूँ मैं, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, गोलीय दर्पण में, गोली दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी
आर यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आया समझ में? यानी मैंने क्या बोला, गोली दर्पण दोनों है, उत्तल दर्पण भी अवतल दर्पण भी। तो मुझे कुछ नहीं करना है कि ध्रुव से कहां से लेनी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसी को क्या बोलेंगे अपन, आर बोलेंगे। यानी मैं अगर बोल सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख दूं 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, तो मैं बोल सकता हूँ ये 10 क्या है मेरी, 10, इसको सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो सेंटीमीटर मेरी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर मेरी क्या हो गई, आर। तो निकाल लोगे वक्रता त्रिज्या इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन हम लोग वक्रता, ओके, फोकस दूरी। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। ठीक है, अब बात की जाए तो किसकी बात करेंगे हम लोग, फोकस दूरी की। तो अब बात की जाए किसकी बात करेंगे, फोकस दूरी की। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे फोकस दूरी, यानी इसे स्मॉल एफ से डिनोट करना। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी, ये मेरा अवतल दर्पण, ये मेरा उत्तल दर्पण। तो अब बात की जाए, देखो ये मेरा मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव माना था, यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी माना। इसके लिए ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे एफ मान लिया और यहाँ पर सी मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये मेरी सी और ये एफ। अब देखो अगर मैं वक्रता त्रिज्या की बात करूं, वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक होती थी, यहां से यहां तक की दूरी आर। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस बिंदु, यानी ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी। यानी मैं यहां बोल सकता हूं क्या हुआ इसके लिए, यानी ध्रुव से, यानी मैं बोल सकता हूं दर्पण में, कौन से दर्पण में, हमेशा गोलीय दर्पण में, यानी मैं बोल सकता हूं गोलीय दर्पण में ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमेशा फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, कहलाती। इसमें बात की जाए उत्तल दर्पण में, तो ये एफ है मेरा, यानी फोकस बिंदु, और ध्रुव का है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहला जाएगी, एफ, यानी फोकस दूरी कहला जाएगी। आया समझ में? तो ये अपनी कुछ परिभाषाएं थी, इसको एक बार अपन दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम लोग, जिससे अपन को बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि यही समझ में नहीं आएगा तो अपन आगे अपन डायग्राम बनाएंगे तो वो अपने बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे डायग्राम, तो वो डायग्राम समझना भी जरूरी है। तो इनको जरूर आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें होती हैं ये बहुत जरूरी होती है अपने लिए हर चीज में। क्योंकि प्रतिबिंब अगर अपन को यही समझ में नहीं आएगा तो अपन प्रतिबिंब बना नहीं सकते, और प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे तो अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बात की थी हमने, अगर सबसे पहले बात की जाए तो पहले मैंने बात की थी मुख्य अक्ष, समझ लो मुख्य अक्ष क्या होता था, वक्रता केंद्र में ध्रुव से गुजरने वाली, यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य से गुजरने वाली रेखा, उसे क्या बोलते थे, मुख्य अक्ष या प्रकाश किरण। ठीक है, दूसरी बात की जाए वक्रता केंद्र, ये क्या होता था, किसी गोले का केंद्र ही क्या कहलाता था, वक्रता केंद्र। अब वो अवतल हो या उत्तल हो दोनों में सेम होगा, ये भी सेम होगा। तीसरी बात की जाए ध्रुव, ध्रुव क्या होता था, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, जहां से क्या गुजरे, मुख्य अक्ष गुजरे, वो क्या कहलाता था, ध्रुव कहलाता था। फोर्थ पॉइंट वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती थी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती थी, वक्रता त्रिज्या, उसे आर से लिखते थे। फिफ्थ पॉइंट फोकस, यानी मैं लिखूं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या होता था, यानी मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में जिस परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे आके टकराती हैं, यानी इकट्ठा होती हैं, उसे तो क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु, और प्रतीत हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन, अब उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु। आया समझ में? अब देखो लास्ट 6 पॉइंट क्या बताया था, फोकस
दूरी, इसे तो कैपिटल एफ से और इसे स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या होता था? फोकस ध्रुव वे फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती थी? फोकस दूरी। अब यहाँ एक मैं रिलेशन बताना चाहता हूँ आपको, सिंपल सा रिलेशन है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच में, तो आप वो जरूर समझे। यानी मैं बोल सकता हूँ वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच संबंध। तो यहाँ समझो, तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण। ये हम लोगों ने ले लिया अवतल दर्पण। यहाँ मैंने माना F और इसके बराबर की दूरी मैंने मानी C। क्या मानी? C। ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये दूरी अगर मैं लूंगा ना, इस दूरी को क्या बोलूंगा? स्मॉल f, और ये वाली दूरी क्या लूंगा मैं? r। यही तो बताया था मैंने कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी तो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो यहाँ एक रिलेशन होता है, अगर मैं f की वैल्यू 5 लूंगा तो r की वैल्यू हमेशा 10 आएगी। ये मैंने आपको बताया था, एक रिलेशन बताया था। देखो यहाँ पे 2 गुना वक्रता 2 गुना फोकस बिंदु बराबर वक्रता केंद्र। यही बताया था एक रिलेशन, जब मैंने परिभाषा लिखाई थी तो ये लिखा था 2 गुना फोकस बिंदु। यानी वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? अगर फोकस बिंदु मान लो 5 पे स्थित है तो वक्रता केंद्र कहाँ पे स्थित होगा? अगर इसको हल करूं मैं, वक्रता केंद्र अगर इसको हल करूं तो 10 बराबर C। यानी अगर डायग्राम बनाऊं, अगर f की वैल्यू कितनी देर की है, यानी f यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 पे स्थित है, तो C कौन से पॉइंट पे स्थित होगा? यहाँ से चलूंगा तो कितने पे स्थित होगा? C 40 पे। आया समझ में? तो इसी प्रकार देखो, इसमें एक फॉर्मूला होता है, यानी इनके बीच में संबंध होता है। अब मैं यहाँ पे संबंध लिख रहा हूँ। देखो R बराबर होता है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं f की वैल्यू आपको कहीं पे बोल दे, फोकस दूरी आपको दे दे 10 सेंटीमीटर, तो बोले कि r निकाल के दिखाओ, यानी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में मान रखना है 2 गुणा 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी r की दूरी कितनी आ जाएगी? 20। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या रिलेशन आ गया? हमेशा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ से ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला में अगर f की बात करूं तो वो f, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r बटा 2। तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई? फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर मान लो यहाँ पे r की वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर दे दे और f पूछे, क्या पूछे? f, तो आप कैसे निकालोगे? f को तो ऐसे कैसे रखना है? r की वैल्यू 50/2, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला क्या है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा कितनी होती है? दोगुनी। तो इसका मतलब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 2 को नीचे लिया है, तो मैं कुछ नहीं करा, मैंने 2 को नीचे लिया है। अब इसका मतलब एक परिभाषा क्या होगी? फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की कैसी होगी? आधी होगी, हमेशा हाफ होगी। अगर मैं r की वैल्यू दे दूंगा 100, तो f आपका कितना निकलेगा? 50। अगर मैं f की वैल्यू दे दूंगा 150, तो r की वैल्यू आएगी 300। यहाँ तो 2 गुना हो रहा है और यहाँ पर 2 का भाग लग रहा है। आया समझ में? ये रिलेशन होता है, ये जरूर उतारें आप, इसको नोट डाउन जरूर करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो अपनी तैयारी ऐसे ही बना रहे बनाए रखें। तो आपने ये उतार लिया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अब इससे आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हमारे चैनल को प्लीज़ प्यार देते रहें। और आपके आसपास यदि कोई छोटा बच्चा हो 8th क्लास का, 10th क्लास का, आपके नियर में कोई भी स्टूडेंट हो, तो उसे हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। और देखने ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।